नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक बार फिर से मेट्रो दौड़ेगी। बुधवार से मेट्रो का संचालन शुरू किया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो का संचालन बुधवार से शुरू किया जाएगा। इस दौरान मेट्रो के संचालन के दौरान सभी एहतियात बरते जाएंगे। सभी एहतियात के साथ मेट्रो एक बार फिर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ती हुई नजर आएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच एक बार फिर से मेट्रो दौड़ेगी, क्योंकि जब ये सेकंड वेव आया उसके बाद मेट्रो के संचालन को रोक दिया गया था। तकरीबन 1 महीने हो गए जब मेट्रो के पहिए थमे हुए थे। 1 महीने से मेट्रो के पहिए थमे हुए थे। इससे पहले 2020 में भी जब लॉकडाउन लगवाया गया था उस वक्त भी लंबे वक्त तक मेट्रो के पहिए थमे थे। लेकिन जब अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मेट्रो अपने पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि इस दौरान जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनका पूरी तरीके से पालन करवाया जाएगा। निशांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, क्या कुछ तैयारी की जा रही है मेट्रो को एक बार फिर से शुरू करने से पहले? हाँ देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि डीएमआरसी जो मेट्रो है जो दिल्ली से नोएडा की तरफ जो चलती है इलेक्ट्रिकल मेट्रो स्टेशन तक, तो मेट्रो आज से शुरू हो गई है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा बीच की जो मेट्रो है वो बुधवार से शुरू होगी। इसकी शुरुआत बुधवार से होगी और साफ तौर पर ये सोशल डिस्टेंसिंग इसमें रखी जाएगी। 50% लोगों को उसमें बैठाया जाएगा, सवारियों को, और हर जो मेट्रो है उसका जो राउंड फिगर होगा वो 30 मिनट का होगा। 30 मिनट पर एक मेट्रो आएगी और 30 मिनट पर लोगों को सेवा मिलेगी इसकी। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एनएमआरसी और डीएमआरसी के द्वारा कहा गया है कि कोविड गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से किया जाएगा। चलिए, और इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से क्या कोई गाइडलाइंस दिए गए हैं मेट्रो के संचालन के लिए? हाँ देखिए, बिल्कुल कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसकी गाइडलाइनों का पालन करना है। 50% जो इसके अंदर सवारियां बैठाई जाएंगी। 30 मिनट के अंदर एक बार मेट्रो जाएगी और जिसको देखते हुए जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बैठेंगे, मास्क सभी लगाएंगे, सैनिटाइज किया जाएगा, तब आप प्रवेश कर सकते हैं मेट्रो के अंदर। और पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। और एनएमआरसी जो मेट्रो है वो बुधवार से चलेगी और डीएमआरसी जो मेट्रो है जो दिल्ली से नोएडा की तरफ चल रही है वो आज से शुरुआत कर दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका। शाहजहांपुर में परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली है और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। शाहजहांपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली और जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जो मृतक हैं उनमें पति पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे हैं, जिन्होंने एक साथ सामूहिक तौर पर मौत को गले लगाया है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि परिवार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था। आर्थिक तंगी के कारण परिवार ने इतना खौफनाक कदम उठाया और बाकायदा खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है। और इस सुसाइडल नोट में कर्ज का जिक्र है, आर्थिक तंगी का जिक्र किया गया है। कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण परिवार ने ये कदम उठाया है। फिलहाल शवों को कब्जे में पुलिस ने ले लिया है और आगे की जो कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जा रहा है। तो शाहजहांपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली। मृतकों में पति पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे हैं। दीपक दीक्षित इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। दीपक, कहां का ये मामला है और किस तरीके से कर्ज में ये परिवार डूबा हुआ था, आर्थिक स्थिति भी खराब थी, ऐसा सुसाइडल नोट में जिक्र किया गया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल ये थाना कोतवाली क्षेत्र का मामला है जो कच्चे कटरा पर बताया जा रहा है कि एक मकान है, गुप्ता परिवार ये था। बताया जा रहा है कि इनके जो परिवार के ऊपर काफी कर्जा हो गया था और इसको लेकर के ही ये आर्थिक तंगी से परिवार परेशान था, डूब गया था और उसी को लेकर के इसने सुसाइड कर लिया है। हालांकि
पति पत्नी और स्वयं 2 बच्चे भी हैं, जो एक की उम्र 12 साल है और दूसरे बच्चे की उम्र लगभग 8 साल है। दोनों बच्चों सहित माता पिता ने भी सुसाइड कर लिया है। लेकिन अभी इसमें जांच पुलिस कर रही है। सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ था कि आर्थिक तंगी के कारण वो सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी पुलिस ने जो पोस्टमार्टम के लिए सब भिजवा दिए हैं और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो लगातार वहां पर एसपी खुद पहुंचे थे सानंद, और उन्होंने खुद जांच टीम गठित की है। उसके बाद अब जांच में आगे क्या निकल कर आएगा ये साफ तौर से देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो मामला है कहीं ना कहीं ये सुसाइड का मामला सामने आया। जो यहाँ को एसपी हैं सानंद, उन्होंने भी ये कहा है कि अपने बयान में कि आखिर ये सुसाइड ही अभी हुआ है। दोनों जो बच्चे हैं उनकी उम्र कितनी है? देखिए बिल्कुल ये उम्र बताया जा रहा है कि जो बड़ा बेटा है उसकी लगभग 8 वर्ष उम्र है और छोटा जो है वो बड़ा बेटा जो है 12 वर्ष का है, सॉरी, और उसके बाद जो छोटा बेटा है वो 8 वर्ष का है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि बच्चों के साथ आखिर माता पिता ने जो सुसाइड की है, कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी की बात की जा रही है। लेकिन अब इसमें देखना ये होगा कि क्या मोड़ कहीं कुछ और है या फिर किसी तरह की कोई आरोप अभी किसी ने नहीं लगाया। लेकिन ये देखना है कि आखिर जिस पुलिस की जो कार्रवाई होगी उसमें किस तरह की बात आगे निकल कर आती है, फिर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी या चलिए, फिर कोई और बात बिल्कुल दीपक, यहाँ पर कई सारे एंगल हैं क्योंकि बच्चों की उम्र भी काफी कम है। तो क्या पति पत्नी ने पहले बच्चों की हत्या की, फिर वो खुदकुशी उन्होंने की, क्योंकि 8 साल और उससे कम उम्र का अगर बच्चा है तो फांसी तो नहीं लगा सकता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर है जहां पर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। ग्रेटर नोएडा में अलीगढ़ बैच की कोरोना वैक्सीन लगाई गई है नोएडा में। तो अब सवाल ये उठता है कि अलीगढ़ बैच का वैक्सीन नोएडा कैसे पहुंच गया। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी में वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया था और इस वक्त ग्रेटर नोएडा में जितनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां पर अलग अलग संगठनों की तरफ से वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में ये हाउसिंग सोसाइटी है, यहां पर भी वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया था और यहां पर जो वैक्सीन लोगों को लगाई गई है वो वैक्सीन अलीगढ़ बैच की थी। अब सवाल उठता है कि अलीगढ़ के बैच वाली वैक्सीन नोएडा कैसे पहुंच गई। इस पूरे मामले पर जो जिले के एसीएमओ हैं नीरज त्यागी, उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर एक मुकदमा दर्ज करवाया है और इस पर एक मुकदमा दर्ज करवाने के बाद इस मामले पर गहनता से जांच की जा रही है कि आखिरकार नोएडा में अलीगढ़ बैच की वैक्सीन कैसे पहुंच गई। ललित पंडित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, इस वक्त ग्रेटर नोएडा में जितने हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां पर कई संगठनों की तरफ से वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी आशंका प्रबल हो जाती है कि जितने वैक्सीनेशन कैंप हैं उन तमाम वैक्सीनेशन कैंप की अब जांच हो, क्योंकि कहां से वैक्सीन आ रहा है, कहां से लगाया जा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, इस समय पर ये बहुत आवश्यक हो गया। जिस तरह से यहाँ पर देखा गया कि अलीगढ़ से जो वैक्सीन ला करके यहाँ पर लोगों को लगाएगी, हो सकता है कि वो वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन का ये भी कहा जाता है कि अगर इसको विदाउट जो टेम्परेचर जो इसके मेजर्स है अगर उनको फॉलो नहीं करते तो वैक्सीन खराब भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो इन लोगों को वैक्सीन लगी है उसमें खराब वैक्सीन भी हो सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा है। अगर यही चीज अगर दूसरे भी कैंप जो सोसाइटियों में कैंप लगाए जा रहे हैं उन पर भी अगर इस तरह की ढीलम ढोल यहाँ पर अगर जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा और उनकी प्रॉपरली निगरानी नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर एक खतरा लोगों के ऊपर मंडरा रहा है कि ऐसे में अगर इस तरह की जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के जो मिली भगत है उसके चलते अगर कोई बड़ी घटना कारित हो जाती है तो उसमें उसका जिम्मेवार कौन होगा। अब सबसे बड़ी चीज, जहां पर लगातार लोग जो वैक्सीन स्लॉट के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं और उसके लिए लगातार भागदौड़ कर रहे हैं, चारों तरफ से प्रयास करने के बावजूद इन्हें स्लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में अलीगढ़ जनपद की वैक्सीन यहाँ पर पहुंचना अपने आप में खुद स्वास्थ्य विभाग की जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि अलीगढ़ की वैक्सीन यहाँ पर पहुंच जाती है, जनपद के किसी अधिकारी को पता नहीं होता, अलीगढ़ के किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को पता नहीं होता। जब वो चीज सोशल मीडिया पर थोड़ा जो जिन लोगों को वैक्सीन लगी उनके द्वारा वो चीज शेयर की गई, उसके बाद में लोगों को मतलब उस चीज का संज्ञान लिया जाता है। ललित, ये वैक्सीनेशन तो पूरी तरीके से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो फिर यहाँ पर अलीगढ़ को भी क्या अलीगढ़ जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को भी क्या नोएडा की तरफ से सूचित किया गया कि आपके यहाँ से वैक्सीनेशन जो अलॉट हुए हैं वो नोएडा कैसे पहुंच गए? बिल्कुल, जैसा अभी तक यहाँ पर जानकारी मिली है इसमें सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो जांच एसीएमओ के द्वारा की गई
उसमें एसडीएम भी शामिल थे, उसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। उस जांच में कहीं भी स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी का नाम नहीं आया है। अभी तक जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, उस मुकदमे की जो इनकी तरफ से शिकायत दी गई है, उस शिकायत में सिर्फ और सिर्फ उन 5 व्यक्ति के नाम है जिन्होंने इस कैंप को आयोजित किया था। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो लोग, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, जिनके द्वारा वहां पर वैक्सीनेशन किया गया, वैक्सीनेशन में शामिल रहे, जिनके द्वारा वैक्सीन अलीगढ़ से यहाँ तक लाई गई, उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों को इनके द्वारा जांच में शामिल क्यों नहीं किया गया? तो एक सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यही खड़ा होता है कि जो इसके जो मेन लोग हैं, जिन लोगों के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, उन लोगों को बचाया जा रहा है। साथ में जो सोसाइटी के लोग हैं, सिर्फ उनका नाम यहाँ एफआईआर में दर्ज करा करके अपना पीछा छुड़ा लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 2 महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। पहली बैठक निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में होगी और शाम को 6:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निजी विश्वविद्यालयों को लेकर बैठक करेंगे। इसके बाद एक बैठक होगी गृह विभाग की। गृह विभाग से जुड़ी जो बैठक है वो शाम को 7 बजे से शुरू होगी। शाम को 7 से 8 के बीच गृह विभाग की ये बैठक होनी है, जिसमें मुख्य तौर पर कई बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिनमें पुलिस लाइन, कई जिलों में पुलिस लाइन नहीं है, वहां पुलिस लाइन की निर्माण की स्थिति, नव स्थापित पीएससी बटालियन में नए परिसर को लेकर अनावश्यक भवनों का निर्माण, इसके अलावा गृह विभाग में कई महत्वपूर्ण उपकरण के और वाहनों के खरीद बिक्री की समीक्षा की जाएगी। जबकि प्रदेश के कई जिलों में थाना है, पुलिस लाइन में बैरक, विवेचना कक्ष और हॉस्टल के निर्माण को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो ये 2 बैठक है। शाम को 6:30 बजे से बैठक शुरू होगी। 5 कालिदास मार्ग जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उस वहीं पर यह बैठक होगी वर्चुअली। इसमें कई सारे लोग जुड़ेंगे। 2 बैठक है, जिसमें पहली बैठक निजी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर होगी और जो दूसरी बैठक है वो गृह विभाग से जुड़ी पुलिस के वर्तमान स्थिति, हालात और कुछ जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा को लेकर बैठक होने वाली है। कोरोना से जंग में योगी मॉडल काफी कारगर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना के दौरान 3T का फॉर्मूला अपनाया, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। तो ये जो 3T का फॉर्मूला है वो काफी असरदार नजर आ रहा है। पहली बार लंबे वक्त के बाद उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामले 1000 से कम हो गए। पिछले 24 घंटे में यूपी में 700 नए केस आए हैं और सक्रिय केस की संख्या, यानी एक्टिव केस की संख्या 15,600 हो गई है। इस दौरान अगर हम बात करें टेस्टिंग की, तो 3,10,000 टेस्ट हुए हैं और उसमें 700 संक्रमित मामले सामने आए हैं। 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला यूपी इकलौता राज्य है। अब तक उत्तर प्रदेश में 2,02,54,000 लोगों को वैक्सीन लग गई है। मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर ये 3 जिले हैं जहां पर इस वक्त 600 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। प्रदेश के किसी भी जिले में 100 से अधिक केस नहीं आए हैं। 2 जिलों में कोई केस नहीं आया है और 45 जिले ऐसे हैं जहां पर सिर्फ सिंगल डिजिट में केस है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज से 2 दिन तक पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि दौरे का मुख्य कारण कोरोना से दिवंगत बीजेपी कार्यकर्ता और उनके परिजनों के निधन पर सांत्वना व्यक्त करना है। सांत्वना के साथ इस दौरे के पीछे पार्टी का मुख्य एजेंडा कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना भी है और पंचायत चुनाव में पार्टी को मिली हार का डैमेज कंट्रोल करना है, ताकि आगामी दिनों में होने वाले पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर पार्टी को बढ़त मिले। वहीं अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना है। तो पश्चिमी यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं और इसके पीछे जो वजह पार्टी की ओर से बताई गई है कि कोरोना से जो दिवंगत पार्टी कार्यकर्ता हैं उनके परिजनों से प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात करेंगे।
हालांकि इसे पंचायत चुनाव में पार्टी को मिली हार के डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देखा जा रहा है। सोमवार को रामपुर, मुरादाबाद, गढ़, गजरौला और मेरठ का दौरा करेंगे, जबकि मंगलवार को मुजफ्फरनगर और बड़ौद का दौरा स्वतंत्र देव सिंह करने वाले हैं। मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम में कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को ये पहला डोज लगा है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज गुरुग्राम के मेदांता में लगवाई है। मुलायम सिंह के कोरोना वैक्सीन लगवाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि एक अच्छा संदेश है। आशा करता हूं कि सपा के कार्यकर्ता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी पार्टी के संस्थापक से प्रेरणा लेंगे। एक कटाक्ष स्वतंत्र देव सिंह की ओर से किया गया है अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर, क्योंकि जब वैक्सीन इजाद हुई थी और वैक्सीन आई थी तब अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर कुछ कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है, मैं इस वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा। इस पर स्वतंत्र देव सिंह ने आज कटाक्ष किया है कि उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को अपने संस्थापक से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव के वैक्सीनेशन पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करके कहा है कि सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव स्वदेशी वैक्सीन लगवाने के लिए उनको धन्यवाद किया है। वैक्सीन लगवाना इस बात का प्रमाण है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा वैक्सीन को लेकर जो अफवाह फैलाई गई थी, इसके लिए अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए। ये केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट है।